educational institutes which is fully or partially funded or aided by the state, they cannot compel their students to participate in any religious prayers or programs. क्लियर है मेरी बात? अब हम आते हैं 29 और 30 की बात करते हैं। सांस्कृतिक सुरक्षा का जो अधिकार है, कल्चरल प्रोटेक्शन। आर्टिकल 29 ये कहता है, मैं थोड़ा सा चेंज करके बतला रहा हूं। हालांकि ये कहा गया है संविधान में कि अल्पसंख्यक वर्ग को, लेकिन मैं अल्पसंख्यक वर्ग शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि समाज में कोई भी वर्ग है, उन सभी वर्ग के लोगों को यह अधिकार उपलब्ध है, इसलिए अल्पसंख्यक वर्ग ना कहा जाए। ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैविंग डिस्टिंक्ट culture, tradition, script, लैंग्वेज जो है वो यहां पे नहीं है, 29(2) में है। वो है क्या? आर्टिकल 29 में है क्या? शायद लैंग्वेज भी है क्या? एक बार चेक कीजिएगा तो। स्क्रिप्ट ही है, लैंग्वेज 29(2) में है। डिस्टिंक्ट लैंग्वेज लिखा है 29(1) में ही। यस सर, और 29(2) में भी लैंग्वेज का रेफरेंस है, लेकिन वो लास्ट में है, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। 29 ना, 2 में भी लैंग्वेज है ना। स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज हैज राइट टू प्रोटेक्ट इट, अर्थात भारत के प्रत्येक वर्ग को प्रत्येक भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी संस्कृति, परंपरा, लिपि व भाषा हो,
उसकी संरक्षा का अधिकार है। ठीक है, संरक्षा मतलब सुरक्षा का अधिकार है। कैसे? बाय एस्टेब्लिशिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक गुरुकुल आईएएस एकेडमी। अर्थात शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के माध्यम से सांस्कृतिक सुरक्षा किया जा सकता है। जैसे प्रशांत को लगे कि मैथिली भाषा जो है वह मरती जा रही है, ठीक है प्रशांत, तो आप मैथिली भाषा को प्रमोट करने के लिए आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हो और फिर लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दो आप, तो सुरक्षा हो जाएगी। हैं? ये बात मैं कह रहा हूं। तो शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के माध्यम से सांस्कृतिक सुरक्षा की जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? अनुच्छेद 29 और 30 एक दूसरे का पूरक है, कंप्लीमेंट्री। एक दूसरे का पूरक है। आर्टिकल 29 and 30 is complementary to each other। 31 पढ़ेंगे। बीपीएससी पूछेगा मौलिक अधिकारों का वर्णन करें तो 31 लिखेंगे। तो इसके विषय में बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे ना। आर्टिकल 31 संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, राइट टू अटेन प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे? इसे 44 में संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसे अब संविधान के किस अध्याय में? संविधान के 12वें अध्याय में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। By 44th amendment, Article 31 deleted from the list of fundamental right
and shifted to 12th chapter of the Constitution as Article 300A as legal right. लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में अंतर क्या है? संसद द्वारा कानून बना के दिया गया, फंडामेंटल राइट जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मतलब अब हुआ क्या चेंज संपत्ति के अधिकार के संबंध में, ये बताओ। मैं जान पूछने का पर्पस क्या है हमारा, कि आप ये जानो कि अब जो ये अधिकार है वो क्या है, अर्थात संसद कानून बनाकर इसे रेगुलेट कर सकती है। जब फंडामेंटल राइट होगा तो संसद कानून बनाकर उसको रेगुलेट नहीं करेगी। रेगुलेट कौन करेगा उसको, ऑपरेट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब लीगल राइट हो जाएगा तो उसको ऑपरेट कौन करेगा? पार्लियामेंट। संसद सही है, मैं उसी को पार्लियामेंट कह रहा हूं। बात समझ में आई या नहीं आई? हां या नहीं? इतना ही बता के छोड़ नहीं देना है। अब यहां पर आर्टिकल 31A है, आर्टिकल 31B है और आर्टिकल 31C है। ये जब मौलिक अधिकारों का वर्णन पूछता है ना बीपीएससी, तो इसको लोग नहीं लिखते हैं। सीधे बता देते हैं कि इसको खत्म कर दिया गया है जी। उन्नीस 1978 के पहले तो ये आर्टिकल 31 था ही ना, 78 में समाप्त हुआ ना। तो आर्टिकल 31A, B और C आर्टिकल 31 का अपवाद है, एक्सेप्शन है ये। आर्टिकल 31 क्या है? इंसर्टेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, प्रथम संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? आर्टिकल 31A को। क्या है इसमें? इसमें वर्तमान में 300 से भी अधिक भूमि सुधार अधिनियम है। ठीक है। मोर देन 300 प्लस लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, क्योंकि लैंड जो है वह ब्रिटिश शासनकाल में ही व्यक्तिगत संपत्ति बना है ना, तो यह संपत्ति का अधिकार था। और ब्रिटिश शासनकाल में ही जमींदारी व्यवस्था के कारण से, जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिश शासनकाल में ही आया ना, अर्थात भूमि पर से किसानों का अधिकार समाप्त करके जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसानों के अधिकार को वापस दिलाने के लिए भूमि सुधार कानून बनाया गया। लेकिन अब भूमि सुधार कानून कैसे हम बनाते हैं? यहां तो संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार है, तो और भूमि तो संपत्ति है। इसीलिए सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम को अनुच्छेद 31 का अपवाद माना।
मेरी बात समझ में आ गई? अनुच्छेद 31B प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। लिख लीजिए, यह भी प्रथम संशोधन है ना। प्रीलिम्स में कितनी बार आईएएस में पूछा हुआ है। इंसर्टेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। क्या है इसमें? इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। मूल रूप में भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां ही थी ना। 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया 31B के अंतर्गत। इसकी विशेषता क्या है? यदि कोई भी कानून बनाकर उसको 9वीं अनुसूची से जोड़ दिया जाए या 9वीं अनुसूची में उसको डाल दिया जाए तो न्यायपालिका उसका परीक्षण नहीं कर सकती है। यही बात ना। लेकिन अब न्यायपालिका ने केशवानंद भारती केस में कहा कि अब हम परीक्षण कर सकते हैं। यह बात अलग है। लेकिन सामान्य तौर पर 9वीं अनुसूची का न्यायिक परीक्षण नहीं किया जा सकता। लिख लीजिएगा, सामान्य तौर पर 9वीं अनुसूची के कानून का परीक्षण नहीं किया जा सकता। In general, judiciary can't review the law of the 9th schedule। और आर्टिकल 31C क्या है प्रेम? Added by which amendment? 25th amendment। 25वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया राहुल? यदि सरकार अनुच्छेद 39 को लागू करने के लिए और उसमें भी विशेषकर 39B और C को लागू करने के लिए कोई प्रयास करती है तो उसे सिर्फ इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वे अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन कर रहे हैं। और इसी के आधार पर क्या माना गया कि कुछ नीति निर्देशक तत्व जो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको मौलिक अधिकार पर वरीयता दी गई है। लिखवा दूं? इसमें यह बात कही गई है कि यदि सरकार आर्टिकल 39 को लागू करने का प्रयास करती है तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन कर रहे हैं। इस प्रकार कुछ नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है। लिख लीजिएगा, इस प्रकार कुछ निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है।
इस प्रकार कुछ नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है। इंग्लिश में बोलने की जरूरत है क्या? है? इस प्रकार से मौलिक अधिकार जो है वह समाप्त हो गया है। कि लास्ट वाला भी करेंगे आप लोग? हैं? हैं? अरे बिल्कुल जरूरी है, और वही लास्ट नहीं है, मैं ये भी बतला दूं। 33-34 भी तो है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। ये कहता क्या है इसको पहले समझ लीजिए। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि वह मौलिक अधिकार प्राप्त करने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय की यह जिम्मेदारी है कि वह उसे मौलिक अधिकार प्रदान करे। और इस उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न प्रकार के रिट या आदेश जारी कर सकता है। हो जाएगा? है? नहीं, मैं बताता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं।
in case of violation of fundamental rights, in case of violation of fundamental rights, a person has right to go directly before Supreme Court and Supreme Court is responsible to provide the fundamental rights, and Supreme Court is responsible to provide the fundamental rights, and for this purpose Supreme Court issued various writs or orders अभी खत्म नहीं हुआ। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। क्या है? इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। In this way, Supreme Court is conserver of fundamental rights. इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का अभिभावक है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का अभिभावक है। Thus, Supreme Court is guardian of fundamental right. Thus, Supreme Court is guardian of fundamental rights. क्लियर है? नहीं है क्लियर? इस संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में लिखा गया। आप सभी लोग अब जानते हैं इस बात को या नहीं जानते हैं? इस संविधान को भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। संविधान में 395 आर्टिकल हैं, लेकिन जब भीमराव अंबेडकर से यह पूछा गया कि भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद में निहित है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मेरे दृष्टिकोण से अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा है। ऐसा कहा ना। मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है कि यदि आप इसे समझते हैं तो आप मुझे यह बताइए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा क्यों कहा? Why Bhimrao Ambedkar considered Article 32 as soul of the Constitution? इसमें जो संविधान में जो भी प्रवृत्तियां हो उसको बदलने का और नया संविधान मतलब कोई भी कानून जोड़ने का अधिकार है। Invalid. संविधानवाद को लागू करने का फिर संविधानवाद संवैधानिक उपचारों का अगर अधिकार न रहे तो फिर जो मौलिक अधिकार है उसमें कभी भी प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही व्यक्ति को इन परिस्थितियों से बचा सकता है। और कोई प्रयास एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। एप्रोप्रिएट आंसर जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल जब झगड़ा उड़ा हो तो कहां पर वार करना चाहिए? नोज के टिप पर। बिल्कुल नोज के टिप पर प्रहार नहीं है, मतलब टू द पॉइंट आंसर नहीं है। रिंग रोड पर घूम रहे हैं चारों तरफ, दिल्ली तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, ना लाल किला दिखा, ना इंडिया गेट दिखा, ना राष्ट्रपति भवन दिखा। ये कैसा रिंग रोड है?
आंसर तो आप लोग दे रहे हैं, बट हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है एप्रोप्रिएट कि यस आंसर आ गया। सरकार और लोगों के प्रति जो दायित्व का निर्धारण कर पाए। चलिए, निर्धारण पूजा करेगी। आपको समझ में आ रहा है ये सब लोग क्या बात कर रहे हैं या बकवास कर रहे हैं? बात कम बकवास ज्यादा है। आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? बुलंद होके बोलो ना भाई, डरती क्यों है? हम हैं, कोई मारेगा पीटेगा नहीं। बताओ। अब मैं बोलता हूं, सुनो, सीधे सीधे पिंच करेगा। भारतीय संविधान को लिखने का उद्देश्य लोगों को मौलिक अधिकार उपलब्ध कराना था और अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार लोगों को प्राप्त हो सके इस बात की गारंटी देता है। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। अब समझ में आया मेरी बात? पीछे वाली बात समझ में नहीं आई होगी। अब मेरी बात आई समझ में? अब आपको आई मेरी बात समझ में? संविधान लेखन का उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकार प्रदान करना। और अनुच्छेद 32 क्या कर रहा है? लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था करता है। अगर लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो इस माध्यम से वो प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, जो समझ में आप लोगों को नहीं आता है, कि मौलिक अधिकार का कारण, संविधान मौलिक अधिकार का कारण नहीं है, मौलिक अधिकार संविधान का कारण है। लिखा हुआ है। यह बात नहीं समझ में आता होगा, लेकिन अब समझ में आ गया। मौलिक संविधान क्यों लिखा जाता है? लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करने के लिए, लोगों के अधिकार की सुरक्षा के लिए संविधान इसीलिए लिखा जाता है ताकि लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा हो सके, लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके। क्योंकि राजतंत्र में लोगों का शोषण होता था, लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार होते थे, और इसीलिए लोकतंत्र में संविधान को इसलिए लिखा जाता है ताकि लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किया जा सके, लोगों के स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को सुरक्षित रखा जा सके। और अनुच्छेद 32 लोगों के अधिकार को सुरक्षित बनाने का प्रयास करता है। इसीलिए भारतीय संविधान की आत्मा कहां निहित होगी? जो पूरे संविधान का उद्देश्य है, अर्थात लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करना। क्लियर है? इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज विराम लेना चाहता हूं, लेकिन आप लोग इसे पूर्ण विराम समझने की गलती मत कीजिएगा। कल फिर से मैं अपने समय पर रहूंगा। कृपया वीडियो को ऑफ कर दीजिए। नहीं आ रहा है ऑफ करना तो किसी को बुला लीजिए ना।